हेलो साथियों, मैं सच्चिदानंद आप सभी का अपने चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने यूथ कंपटीशन से लगभग 50 प्रश्नों का श्रृंखला रखा है और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ ही हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। ए है घर्षक और पॉलिश युक्त उपकरण, बी है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, सी है पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति, और डी है अन्य पर बढ़ती निर्भरता। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वह है मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, यानी मध्य उपकरण कुल्हाड़ी जो है वह नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। साथियों, अगर नवपाषाण काल की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है मध्य पूर्व मध्य पूर्व 9500 ईस्वी के आसपास हुई थी। साथियों, इस काल के विशिष्टता में मुख्य रूप से घर्षण एवं पॉलिश युक्त उपकरण थे। और दूसरा था पिछले युग की तुलना में मृदभांड निर्माण काल में वृद्धि। और तीसरा विशेषता था अन्न पर बढ़ती निर्भरता। अन्न पर बढ़ती निर्भरता, जिसमें मुख्यतः पशुपालन और कृषि कार्य थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पूर्वापाषाण काल के विषय में असत्य है। ए है पूर्वापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, बी है पूर्वापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से
संख्या में मिले हैं। सी है पूरा पाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं। डी है डिडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पूरा पाषाण कालीन से उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है डी, यानी डिडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पूरा पाषाण कालीन से उत्तर पूरा पाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। साथियों अगर सांघी तालाब की बात की जाए तो सांघी तालाब जो है वह वर्तमान राजस्थान के नागौर जिला में है। जिला में है। यहाँ से केवल पूर्व पूरा पाषाण काल की सामग्री के स्तर मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी है मॉर्टिमर व्हीलर और डी है HD संकालिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। साथियों अगर ASI की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। चार नंबर का प्रश्न है, उपकरणों की खोज तथा नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले रहे हैं। ए है ले मेजुरायर, बी है फ्रेशर, सी है माइल्स वर्किट और डी है करलाइल। तो साथियों इसका राइट आंसर है ले मेजुरायर। साथियों अगर ले मेजुरायर की बात की जाए तो इन्होंने 1860 ईस्वी में यूपी के इलाहाबाद में स्थित टोंस नदी घाटी में पालिसदार सेल्ट प्राप्त किया था।
अगला प्रश्न है, मेसोलिथिक युग से संबंधित इनमें से कौन सा बयान गलत है? ये है यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच का संक्रमण अवधि रही है। बी है वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना आरंभ करते थे। सी है मेसोलिथिक युग के उपकरणों की मुख्य गुण विशेषता लघु पाषाण युग थे। डी है सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी आवासों से माइक्रोलिथिक्स को पहली बार खोजा था। तो साथियों इसका राइट आंसर है ए, यानी यह मेसोलिथिक तथा नियोलिथिक युग के बीच संक्रमण अवधि रही है। साथियों मेसोलिथिक युग की अगर बात की जाए तो यह मध्य पाषाण काल एवं उच्च पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल था। यानी मेसोलिथिक युग जो है वह मध्य पाषाण पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण काल था। अगला प्रश्न है, भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग ए है 8000 BC, बी है 6000 BC, सी है 7000 BC और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है 7000 BC। यानी भारत के नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि जो है वह 7000 ईसा पूर्व रखा गया है। अगला प्रश्न है, सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग इस अवधि की है। ए है 7000 से 6000 BC, बी है 6900 से 5900 BC, सी है 4000 से 3000 BC और डी है 10000 से 9000 BC। तो साथियों इसका राइट आंसर है 7000 से 6000 BC। यानी सांभर प्रदेश के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना की अवधि है जो है वह है लगभग 7000 से 6000 BC। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? ए है बुर्जहोम, दो है चिरांद, सी है अलाहाबाद और डी है मेहरगढ़। सही उत्तर समूह को चुनिए। तो साथियों अगर इसकी बात की जाए तो ये थे बुर्जहोम और अलाहाबाद, यानी 1 और 2। अगला प्रश्न है, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था। चालकोलिथिक
अर्थशास्त्र था? ए है ग्रामीण, बी है खाना बदोश या पशुचारण अवस्था, सी है निर्धारित और डी है नगरीकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रामीण, यानी चालकोलिथिक, जिसको ताम्रपाषाण की संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृत में मानव जो हैं पत्थर एवं तांबे के उपकरण उपकरण साथ साथ प्रयोग करते थे। और इनका जो अर्थव्यवस्था था वह ग्रामीण था। अगला प्रश्न है, डोलमेंस इस शब्द का तात्पर्य है हड्डी और लकड़ी द्वारा उपकरण बनाना, चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। तो साथियों में इसका राइट आंसर है गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां, यानी डोलमेन शब्द का अर्थ होता है गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां। अगला प्रश्न है, नियोलिथिक निश्चित कथन है ये नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। कारण है नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। ए है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही विवरण है। बी है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही विवरण नहीं है। सी है ए सही है लेकिन आर गलत है और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है ए सही है और आर गलत है। साथियों अगर नियोलिथिक की बात की जाए तो नियोलिथिक काल में मानव जो है वह खाद्य एवं उत्पादन एवं कृषि कर्म से जुड़ा था। इस काल में मानव जो है वो पहाड़ी प्रदेशों पर निवास स्थान बनाने लगा था। और साथियों इस काल में मानव की निर्भरता जो है वो पत्थर औजारों पर कम थी।
इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय है। ए है चक्र का निर्माण, बी है पशुओं को पालना, सी है व्यवस्थित जीवन निर्वहन करना, और चार है आग तैयार करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है पशुओं को पालना। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं। ए है होमिनिड, बी है पिथेकैथ्रोपस, सी है सिनान्थ्रोपस, और डी है एनान्थ्रोपस। तो साथियों इसका राइट आंसर है होमिनिड। यानी होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः होमिनिड कहते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है। ए है गुफकराल, बी है सेन्यूर, सी है पल्लवाय, और डी है चिरांद। तो साथियों इसका राइट आंसर है पल्लवाय। यानी साथियों दक्षिण भारत के नौपाषाणिक बस्ती मुख्यतः दक्षिण भारत के नौपाषाणिक बस्ती की मुख्यतः विशेषताएं एक थी क्या, राख के टीले, राख के टीले। और दक्षिण भारत में जो स्थान थे वो थे पल्लवाय, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, प्रदेश। और है उतनूर, कहाँ पे है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा पिकली हल, ब्रह्मागिरी, एवं मास्की, ये सब कर्नाटक में है। यहाँ से भी राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नौपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। ए है कोल्डिहवा, बी है उतनूर, सी है महागड़ा, और डी है मेहरगढ़। सही उत्तर कूट को चुनिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कोल्डिहवा एवं महागड़ा, यानी 1 और 3। साथियों बेलन घाटी क्षेत्र में अवस्थित नौपाषाण कालीन स्थल बेलन घाटी में स्थित कोल्डिहवा एवं महागड़ा से चावल के प्रमाण मिले हैं।
अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? ए है कर्नाटक, बी है असम, सी है कश्मीर, डी है मध्य प्रदेश। तो साथियों इसका राइट आंसर है कश्मीर। साथियों कश्मीर के क्षेत्र में बुर्जहोम एवं गुफा कराल से गर्तावास यानी गड्ढा घर मिला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ए है चमकदार प्रस्तर उपकरण के, बी है चाक से बनी पटरी के, सी है पालतू जानवरों के और डी है जूते हुए खेत के। तो साथियों इसका राइट आंसर है पालतू जानवरों के। साथियों मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है? ए है बारहमिहिर, बी है ब्रह्मगुप्त, सी है चरक और डी है आर्यभट्ट। तो साथियों इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। साथियों आर्यभट्ट की बात की जाए अगर तो 5वीं सदी में सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है बताना है। ये है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। साथियों ये तो सही है, वह प्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ये भी सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया। साथियों ये स्टेटमेंट गलत है, यानी उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये स्टेटमेंट गलत है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहर के संरक्षण का कार्य को आगे बढ़ाया। 20 नंबर का प्रश्न है, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन किसका है? ए है जॉन मार्शल, बी है विसेंट स्मिथ,
सी है डी.आर. भंडारकर और डी है राहुल सांस्कृत्यायन। तो साथियों इसका राइट आंसर है राहुल सांस्कृत्यायन। यानी पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, यह कथन राहुल सांस्कृत्यायन की है। साथियों राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें तो उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। जो क्या थे? हिंदी के साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है सूक्ष्मांश में मुख्यतः संबंधित है। ए है पूरा पाषाण युग से, बी है मध्य पाषाण युग से, सी है नवपाषाण युग से, डी है ताम्र पाषाण युग से। तो साथियों इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण युग से। साथियों मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें 1867 ईस्वी में C.L. कार्लाइल से प्राप्त होता है, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। इस काल के उपकरण की बात की जाए तो इस काल के उपकरण जो थे ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर और वेधक। यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रैपर और वेधक थे। ब्लेड काटने वाला, ब्यूरिन छीलने वाला, वेधक छेदने वाला, यानी उपकरण इस काल में प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल में नहीं है? महाभाष्य, पढ़नी, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, प्रियदर्शिका, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त। तो साथियों इसका राइट आंसर है महाभाष्य, पढ़नी। साथियों महाभाष्य की बात की जाए तो महाभाष्य जो है पढ़नी का न होके पतंजलि की है। पतंजलि की है, यानी महाभाष्य को पतंजलि द्वारा लिखा गया है। अब पढ़नी की बात की जाए तो पढ़नी अष्टाध्यायी लिखे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया की मोंगो झील, बी है बोर्नेमा की नियाह गुफा, सी है इजराइल में गफजेह का कपाल, डी है मोरक्को में डर एस सोल्टन। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोर्नेओ की नियाह गुफा। यानी वर्तमान काल में
80,000 से लेके 1 लाख वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के जो अवशेष मिले हैं वो बॉर्नेओ की नियाह गुफा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? ए है सरस्वती नदी और द्विदशी नदी, बी है सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी है सुतुद्री नदी और बिपाशा नदी, डी है गंगा नदी और यमुना नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सरस्वती नदी और द्विदशी नदी, यानी सरस्वती और द्विदशी नदी के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। द्विदशी नदी की बात की जाए साथियों तो यह सरस्वती नदी की सहायक नदी है। जो राजस्थान में बहती है। कहाँ पर? राजस्थान में, स्थान में बहती है। और सरस्वती नदी की बात की जाए साथियों तो ऋग्वेद में इसे सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। पवित्र नदी माना गया है और इसे नदियों में श्रेष्ठ नदीतमा कहा गया है। पच्चीस नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ए है लोहा, बी है तांबा, सी है सोना, डी है चांदी। तो साथियों इसका राइट आंसर है तांबा, यानी भारत में सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों का प्रयोग किया गया था वह तांबा था। और साथियों ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा जो है वह राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त होता था। खेतड़ी से प्राप्त होता था। और तांबा की जब खोज हो गई तो इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा जाने लगा। और तांबे के पहले जो है वो पत्थर के औजार प्रयोग किए जाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? यह है इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, बी है विक्रम संवत का आरंभ, सी है चतुर्थ बौद्ध संगीति, 4 है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो साथियों इसका राइट आंसर है विक्रम संवत का आरंभ। सॉरी साथियों थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाँ विक्रम संवत का चतुर्थ सॉरी साथियों
इसका एक मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, वह है चतुर्थ बौद्ध संगीति। साथियों, अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो यह कनिष्क के काल में 78 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 28 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ए है मोस्टोरियन, बी है अचुलियन, सी है ओल्डोवान और डी है ग्रोसियन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ग्रोसियन। यानी ग्रोसियन जो है प्राचीन भारत में एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? ए है बेलन घाटी, बी है मध्य सोन घाटी, सी है कैमूर घाटी, डी है होसंगी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बेलन घाटी। साथियों, बेलन घाटी की बात की जाए तो बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, यूपी के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्ज़ापुर जिले होते हुए इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर होते हुए इलाहाबाद के टोंस नदी में मिल जाती है। इस घाटी को प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र को प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्तपरशु का प्रकार नहीं है? यानी हस्तपरशु का प्रकार हस्तकुठार का प्रकार नहीं है। ये है फ्लेग, बी है चापर, सी है पेबुल, डी है बोरर। तो साथियों, इसका राइट आंसर है पेबुल। साथियों, अगर पेबुल की बात की जाए तो पेबुल जो है इस पेबुल उपकरण जो है इस श्रेणी में नहीं आती है। बकिया जो है फ्लेग, चापर, बोरर, चेपिंग, ये सब हस्तपरशु के प्रकार हैं, पेबुल प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? ये है नौपाषाण युग, बी है ताम्र युग, सी है लौह युग, डी है चित्रित धूसर फांड संस्कृत। तो साथियों, इसका राइट आंसर है नौपाषाण युग। यानी बसूली छेनी छेद वाला गोल पत्थर जो है नौपाषाण युग से संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? ए है चांदी, बी है तांबा, सी है सोना, डी है जिंक। तो साथियों इसका राइट आंसर है चांदी। यानी भट्टिप्रोलु अभिलेख है जो है वह चांदी धातु से निर्मित था। अगला प्रश्न है बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? ए है पूर्व पाषाण युग, बी है उत्तर पाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग, डी है नव पाषाण युग। तो साथियों इसका राइट आंसर है नव पाषाण युग। यानी बुर्जहोम जो है वह नव पाषाण युग से संबंधित है। बुर्जहोम की बात की जाए साथियों तो बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है। इसको नव पाषाण युग का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नव पाषाण का केंद्र माना जाता है। यहाँ से पशुपालन और गर्त आवास एवं कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया? ए है लोहा, बी है तांबा, सी है कांसा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है तांबा। यानी मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे के प्रयोग में टीन का मिश्रण किया गया था, जिसमें तांबा प्लस टीन मिलाकर कांसा बनता था। अगला प्रश्न है किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? किस धातु को बी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? ए है तांबा, बी है लोहा, सी है टीन और डी है कांसा। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोहा। यानी बी गार्डन चाइल्ड ने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। साथियों बी गार्डन चाइल्ड की बात की जाए तो एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। इन्होंने लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा है। अगला प्रश्न है इनमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? ए है नव पाषाण काल, बी है मध्य पाषाण काल, सी है पूरा पाषाण काल और डी है इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मध्य पाषाण काल। यानी मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है बसाड़ की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? बसाड़ की पहचान
निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? ए है प्राचीन वैशाली, बी है प्राचीन अंग, सी है बुंदेलखंड और डी है प्राचीन मालवा। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्राचीन वैशाली। वैशाली जो है, अगर वैशाली की बात की जाए तो यह गंगा घाटी की नगर है, घाटी की नगर है। और कहाँ पर है? यह बिहार में है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। ए है पशुपालन, बी है कृषि, सी है उपयुक्त ए बी दोनों और डी है इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, यानी नवपाषाण की जो मुख्य विशेषता थी वह थी पशुपालन और कृषि। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? ए है निष्क, बी है पंचमार्क, सी है दिनार, डी है कौड़ी। तो साथियों इसका राइट आंसर है पंचमार्क। साथियों भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का को आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। चालीस नंबर का प्रश्न है, लेखकों की सूची एक का सूची दो में दी गई उनकी प्रकाशित पुस्तकों से मिलान करें। सूची एक और सूची दो। तो साथियों ए है डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो इनका सुमेल किससे होगा? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। आर एस शर्मा की बात की जाए अगर, तो आर एस शर्मा जो है वह मिथ एंड रियलिटी, यानी मिथ एंड रियलिटी के लेखक हैं। जीसी पांडे की अगर बात की जाए तो ये इंडियन फ्यूडलिज्म के लेखक हैं। रोमिला थापर की बात की जाए अगर तो ये हैं सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ अ हिस्ट्री, यानी ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो इस क्रम में हमारा राइट आंसर है सॉरी एक मिस्टेक हो रहा है साथियों, एक मिनट। डी कौशाम्बी की अगर बात की जाए तो डी कौशाम्बी जो हैं इनका मिथ एंड वही हम सोच रहे हैं क्या गलती हो रहा है, मिथ एवं रियलिटी, यानी 2 नंबर होगा इनका। आर एस शर्मा की बात की जाए तो इंडियन फ्यूडलिज्म, यानी 1 नंबर इनका हो जाएगा। जीसी पांडे की अगर बात की जाए तो इनका होगा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, यानी फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक जीसी पांडे हैं, यानी 4 नंबर हो जाएगा। और रोमिला थापर की बात की जाए तो रोमिला थापर हैं सोमनाथ द मेनी वॉइसेस ऑफ द हिस्ट्री, यानी 3 नंबर। तो हमारा क्रम हो जाएगा 2 1 4 3, यानी डी वाला। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित ताम्र पसाड़िक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? एक है कायथा, 2 है आहार, 3 है मालवा, 4 है जोरवे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
एक पे हो जाएगा कायथा, आहाड़, मालवा, जोरवे, यानी 1 2 3 4। 1 2 3 4, तो राइट आंसर हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ए है तिलवाड़ा, बी है बूढ़ा पुष्कर, सी है बालाथल, डी है बागोर। तो साथियों इसका राइट आंसर है बालाथल। यानी बालाथल जो है वह प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ सही नहीं है पूछा है। बागोर के साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में अवस्थित है। साथियों यह तो सही है। इसके विशुद्ध मध्यपाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, ये भी सही हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, ये तो गलत है साथियों। जम्बू बैल, भेड़, बकरी और सूअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया जाता है, ये भी सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं। साथियों अगर बागोर की बात की जाए तो बागोर जो है वह राजस्थान में है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। भीलवाड़ा जिले में है। और इसका उत्खनन जो है, उत्खनन 1968 से 70 के बीच बी.एन. मिश्रा द्वारा किया गया था। बी.एन. मिश्रा द्वारा। बागोर जो है साथियों वह मध्यपाषाण वह बागोर जो है वह भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाणकालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह तो सही है। यह राजस्थान में स्थित है जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यह गलत है। कालावधि में 1 में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। कालावधि 2 में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृदभांड के प्रयोग के साथ मिले हैं, ये भी सही है। यानी राइट आंसर है बी, यह राजस्थान में स्थित है जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वास क्षेत्र है? ए है बागोर, बी है चुपनी मांडू, सी है कोल्डिहवा, डी है महगड़ा। तो साथियों इसका राइट आंसर है बागोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानों
स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं? ए है आदमगढ़, बी है बागोर, सी है डिडवाना और डी है हथनोरा। तो साथियों इसका राइट आंसर है हथनोरा। साथियों हथनोरा की बात की जाए तो हथनोरा से जो है वह 1982 में मानव कपाल के अवशेष खोजे गए थे। मानव कपाल खंड खोजे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल खंड पाया गया? ए है भीमबेटका, बी है डिडवाना, सी है हथनोरा, डी है ओडई। तो साथियों इसका राइट आंसर है ओडई। यानी 2001 में ओडई से मानवस्मीकृत मानव शिशु 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपालखंड पाया गया था। कपाल पाया गया था। और इसकी तिथि जो है साथियों वह 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है। साथियों इसके खोज की अगर बात की जाए तो 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र ने बिल्लपुर के ओडई से प्राप्त किए थे। ओडई से प्राप्त किए थे। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? ए है किले गुल मोहम्मद, बी है कोटदीजी, सी है मेही और डी है मेहरगढ़। तो साथियों इसका राइट आंसर है मेहरगढ़। यानी मेहरगढ़ से नवपाषाण कालीन मेहरगढ़ से फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ की बात की जाए साथियों तो मेहरगढ़ जो है वह पाकिस्तान एवं ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य में स्थित है। एवं ईरान के सीमांत प्रदेश के मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित है। साथियों यहाँ से गेहूं की 3 एवं जौ की 2 किस्म की खेती
का प्रमाण मिला है। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल पर एस्सिलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के एक समुच्चय का साक्ष्य मिला है? ए है अतिरपक्कम, बी है भीमबेटका, सी है हुसंगी और डी है पलेरू। तो साथियों इसका राइट आंसर है अतिरपक्कम। यानी अतिरपक्कम से जो है एस्सिलियन औजारों के साथ पशु पदचिन्ह के एक समुच्चय का साथ मिला है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का और आज का अंतिम प्रश्न है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए है महदहा से, बी है चोपनी मांडो से, सी है दमदमा से, डी है सराय नाहर राय से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है महदहा से। यानी महदहा से हमें बूचड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। साथियों महदहा जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और कहाँ स्थित है यह? यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पट्टी तहसील में स्थित है। साथियों इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं साथियों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो साथियों कल पुनः हम यानी 91वें प्रश्न से नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।